हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। 11 वेट क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है बड़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यानी कि आज की जो हमारी क्लास है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र को लेकर है और एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में भी एनिमल हस्बेंड्री जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट सिलेबस रहने वाला है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का, जिसमें से 20 क्वेश्चन, यानी कि हम कहें कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 60 नंबर का पोर्शन एनिमल हस्बेंड्री के दौरान रहने वाला है। तो चलिए आज हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है एनिमल हस्बेंड्री की, चलिए बात करते हैं दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री के दौरान हम किसका अध्ययन करने वाले हैं। पशुओं के बारे में, पशुओं के प्रबंधन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री को देखते हैं कि कंप्लीट रूप से इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है एलपीएम। एलपीएम को क्या कहते हैं फुल फॉर्म में? लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है वेटनरी साइंस। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं डेयरी साइंस। चलिए दोस्तों देखते हैं कि एलपीएम के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स की हम बात करें कि एनिमल हस्बेंड्री के दौरान कौन कौन से पशुओं का अध्ययन करते हैं। जितने भी डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स में हम बात करें गाय को वैसे ही कैटल भी कहा जाता है, या हम कहें मवेशी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, मवेशी के रूप में भी इसे जाना जाता है। गाय की हम बात करने वाले हैं, गाय के प्रबंधन की हम बात करने वाले हैं। भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट का प्रबंधन भी इसमें शामिल किया गया है, तो ऊंट के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट आता है मुर्गी। तो दोस्तों, मुर्गी को वैसे तो पक्षी श्रेणी में शामिल किया गया है और मुर्गी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि हम कहें कि एलपीएम के दौरान गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट और मुर्गी, इन सब के प्रबंधन का अध्ययन किसमें करने वाले हैं? एलपीएम के दौरान। अब देखते हैं दोस्तों कि वेटनरी साइंस के दौरान हम बात करें कि वेटनरी साइंस में क्या होगा भाई। पशुओं में होने वाली जो बीमारियां हैं, कि बीमारी का क्या कारण होने वाला है, कि बीमारी के क्या लक्षण होने वाले हैं और किस प्रकार से उनको कंट्रोल किया जाता है, किस प्रकार से नियंत्रण किया जाता है और क्या उनका उपचार होना चाहिए, उन सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? हम वेटनरी साइंस के अंतर्गत। हमने कहा वेटनरी साइंस के दौरान पशुओं में होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी बीमारियों को हम देखते हैं, उनके क्या क्या लक्षण होने वाले उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं उनको किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए, या हमने कहा उनका जो उपचार, किस प्रकार से उनका उपचार किया जाए, उन सभी का अध्ययन किसके दौरान करते हैं? हम वेटनरी साइंस के दौरान। ठीक है, अब बात करते हैं कि डेयरी साइंस के अंदर हम क्या किस चीज का अध्ययन करने वाले हैं। यानी कि दूध से बनने वाले पदार्थ, दूध से बनने वाले उत्पाद। अब देखिए दोस्तों कि दूध से कौन कौन से उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त किए जाते हैं। जैसे हम बात करें दूध से कौन कौन से जो उत्पाद होते हैं वो प्राप्त किए जाते हैं। दूध, दही, घी, खोआ, मावा, पनीर, छेना इत्यादि। यानी कि दूध से बनने वाले जितने भी उत्पाद हैं उन सभी उत्पादों का जो अध्ययन है किस साइंस के अंतर्गत किया जाता है? डेयरी साइंस के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था आज हमारा एनिमल हस्बेंड्री को लेके बेसिक सेटरम कि एलपीएम के दौरान हम क्या करने वाले, कौन से प्रबंधन, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन सभी के प्रबंधन को पढ़ने वाले हैं। वेटनरी साइंस के दौरान हम पशुओं में होने वाली जितनी बीमारियां हैं उनके जो लक्षण है, क्या नियंत्रण, किस प्रकार से उनका नियंत्रण किया जाए, किस प्रकार से उनका उपचार किया जाए। ठीक है, डेयरी साइंस में दूध से बनने वाले जितने भी उत्पाद हैं, दूध, दही, घी, खोआ, मावा, पनीर, छेना, इन सभी का अध्ययन किसके दौरान करते हैं? हम डेयरी साइंस के दौरान करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है। एनिमल हस्बेंड्री को हम परिभाषा के रूप में देखते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री की परिभाषा क्या होती है।
तो दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री को परिभाषा के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री या इसे क्या कहते हैं भाई, पशुपालन। देखिए दोस्तों, एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, पशुपालन क्या होता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। एक सिंपल से बेसिक से परिभाषा लेते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, थोड़ा सा मैं यहां पर लिख देता हूं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं का प्रबंधन, उनका आवास, उनका आहार, पशु प्रजनन एवं स्वास्थ्य की देखभाल करते हुए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है या एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। देखिए दोस्तों, सिंपल सी यहाँ पर मैंने बेसिक परिभाषा लिखी है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं का क्या किया जाता है, एनिमल का मैनेजमेंट किया जाता है, उनके आवास का मैनेजमेंट किया जाता है, उनका आहार का मैनेजमेंट किया जाता है, पशु के प्रजनन का मैनेजमेंट किया जाता है, स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है, और इन सभी को देखते हुए अधिक से अधिक पशु से लाभ प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन कहलाता है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि पशुओं का प्रबंधन, यानी कि कौन से पशुओं का अध्ययन करते हैं। वैसे तो विश्व के अंदर हम बात करें तो बहुत सारे पशु होते हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं, लेकिन सभी का अध्ययन एनिमल हस्बेंड्री के दौरान हम नहीं करते हैं। इसमें केवल किसका अध्ययन करते हैं, पशु प्रबंधन के अंदर केवल हम डोमेस्टिक जो एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो पालतू जानवर होते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट और मुर्गी तक का भी इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। फिर देखते हैं उनका जो आवास होता है कि जैसे गाय भैंस का जो आवास होता है वो अलग होता है, भेड़ बकरी का जो आवास होता है वो अलग होता है। उन सभी का जो प्रबंधन क्या कहलाता है, आवासीय प्रबंधन कहलाता है। अब बात करते हैं उनका जो आहार होता है कि पशुओं का, देखिए आहार, सभी जानवरों का जो आहार होता है वो अलग अलग होता है। छोटे पशु का आहार अलग होता है, बड़े पशु का आहार अलग होता है, और बुजुर्ग जो पशु होते हैं उनका आहार अलग होता है। प्रेग्नेंट एनिमल्स का जो आहार होता है वो अलग होता है, नॉन प्रेग्नेंट जो पशु का जो आहार होता है वो अलग होता है। उन सभी का मैनेजमेंट ही क्या कहलाता है, आहारीय प्रबंधन कहलाता है। फिर देखते हैं दोस्तों कि पशु प्रजनन, कि पशु में जो ब्रीडिंग, एनिमल जो ब्रीडिंग की हम बात करें, पशु प्रजनन की जब हम बात करते हैं कि उनका जो मध्य चक्र का जो काल है वो कितने दिन का होता है, मध्य चक्र क्या होता है या फिर मध्य काल क्या होता है, पशु में जो गर्भकाल की जो अवधि होती है वो कितने दिन की होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, यार पशु में जो प्रजनन की जितनी भी पद्धतियां होती है वो कौन कौन सी होती है, नस्ल सुधार के लिए कौन सी पद्धति यहाँ पर काम में ली जाती है, उन सभी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, पशु प्रजनन के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें कि उनके स्वास्थ्य की देखभाल, देखिए पशु जब क्या होता है, अत्यधिक जो बीमारियां होती हैं उनसे क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। उन सभी जो बेसिक जितनी भी बीमारियां होती हैं उन सभी की उन सभी बीमारियों से पशु के स्वास्थ्य की देखरेख करते हुए और पशु से अधिक लाभ प्राप्त करना, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है या पशुपालन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था बेसिक सी एक टर्मिनोलॉजी, बेसिक सी परिभाषा एनिमल हस्बेंड्री के दौरान। ठीक है, कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं का प्रबंधन, उनका आवास, उनका आहार, पशु प्रजनन, स्वास्थ्य की देखभाल करते हुए अधिक से अधिक पशु से लाभ प्राप्त करना ही क्या कहलाता है,
एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री के दौरान यानी कि कंप्लीट रूप से हमारा जो पूरा सिलेबस है इनके अकॉर्डिंग ही एनिमल हस्बेंड्री की परिभाषा में साफ साफ दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ही रहने वाला है। ठीक है, अब कंप्लीट रूप से इसको पढ़ने के लिए हम इसके अंदर बेसिक जो टर्मिनोलॉजी आती है, सबसे पहले हम एनिमल हस्बेंड्री में आने वाली जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दावली है, उनको थोड़ा सा पढ़ते हैं। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है टर्मिनोलॉजी को, ताकि आने वाले जो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जितने भी वर्ड्स आएंगे वो उनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होने वाले। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम करते हैं स्टार्ट टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन या चयन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिलेक्शन या चयन होता क्या है, इस पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, किसी पशु का कोई झुंड होता है या समूह होता है, उसमें क्या करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जो इच्छित और जो उत्तम गुण वाले जो पशु होते हैं उनको चुनकर अलग कर लिया जाता है। और किस लिए हम अलग करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें कोई डेयरी फार्म खोलना है, तो डेयरी फार्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाई ऐसे पशु की आवश्यकता होगी जो अधिक दूध देता है, इसलिए हम किस पशु का चुनाव कर लें, अधिक दूध देने वाले पशु का चुनाव करते हैं, इसलिए सिलेक्शन उनका किया जाता है। तो सिंपल सी हम यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो क्या होगा, किसी झुंड या समूह में, किसी झुंड या समूह में अपने इच्छानुसार उत्तम एवं इच्छित गुण वाले पशु को चुनकर अलग करना ही क्या कहलाता है, चयन या सिलेक्शन कहलाता है। देखिए दोस्तों, किसी झुंड या समूह में से अपनी इच्छा के अनुसार उत्तम और इच्छित गुण वाले पशु को चुनकर अलग करना ही क्या कहलाता है, सिलेक्शन या चयन कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमें डेयरी फार्म के लिए, जैसे हम बात करते हैं हमें क्या खोलना है, डेयरी फार्म की बात करते हैं, और डेयरी फार्म में किस एनिमल्स की अधिक आवश्यकता होती है, दुधारू एनिमल्स की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम किस जानवर का चयन करने वाले हैं, दुधारू एनिमल, यानी कि जो दूध अधिक देता है, यानी कि हम किसका चयन कर लेंगे, दुधारू पशु का। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि यदि हमें एग्री पर्पज के रूप से यदि पशु का चयन करना है, कृषि के रूप में या खेती के जुताई के रूप में यदि हम पशु को काम लेना है, यदि हमें भार वाहक के रूप में पशु को काम लेना है, तो उस एग्री पर्पज के रूप में हम क्या करना, भार वाहक पशु का चयन कर लेते हैं, तो वही क्या कहलाता है, यहाँ पर सिलेक्शन या चयन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कलिंग। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आती है, कलिंग। देखिए दोस्तों, कलिंग भी एक प्रकार की चयन पद्धति होती है। क्या होती है, कलिंग का मतलब होता है निष्कासन करना। और किन पशुओं का, मान लीजिए हम बात करें बीमार या अवांछित, बीमार अवांछित अनुत्पादक पशु को चुनकर अलग करना। देखिए दोस्तों, सिंपल सी यहां पर हम कलिंग की परिभाषा दे सकते हैं, बीमार अवांछित या अनुत्पादक पशु को चुनकर समूह में से अलग करना ही क्या कहलाता है, कलिंग कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक क्या है, जैसे ये क्या है, गायों का एक समूह है, इसमें बहुत सारी क्या बंधी हुई गाय हैं, बहुत सारी क्या है, इनमें से मान लीजिए अवांछित जो गुण होते हैं,
क्या हुआ भी अवांछित गुण वाली, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भैंस है, उस भैंस को हम चुनकर क्या कर देते हैं, समूह से बाहर की तरफ निष्कासन उसका कर देते हैं, वही क्या कहलाता है, कलिंग कहलाता है। मान लीजिए अनुत्पादक बहुत सारी गाय हैं जो दूध देने वाली हैं, इनमें से कोई एक ड्राई काऊ हो, यानी कि शुष्क गाय हो, क्या हो, शुष्क गाय जो दूध नहीं देती हो, जिसका ड्राई पीरियड चल रहा हो, तो किस में आएगी वो, अनुत्पादक के रूप में। तो उस गाय को चुनकर हम बाहर की तरफ समूह से निष्कासित कर देते हैं, वही क्या कहलाता है, कलिंग या निष्कासन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों डॉकिंग। देखिए दोस्तों, डॉकिंग क्या होता है, डॉकिंग के बारे में हम चर्चा करते हैं। भेड़ में पूंछ को काटना ही क्या कहलाता है, डॉकिंग कहलाता है। भेड़ में पूंछ को काटना क्या कहलाता है, डॉकिंग कहलाता है। यानी कि भेड़ में पूंछ जो काटने की जो कंडीशन है वो 1 से 2 सप्ताह उम्र की हम बात करें कि भेड़ में पूंछ काटने की जो उम्र होती है 1 से 2 सप्ताह के मध्य में की जाती है। यानी कि जो डॉकिंग की जो कंडीशन है, भेड़ में जो पूंछ काटी जाती है 1 से 2 सप्ताह के दौरान की जाती है। ज़्यादातर भेड़ की हम बात करें तो किस क्षेत्र में निवास करती हैं, रेगिस्तान के क्षेत्र में निवास करती हैं, और वहाँ पर ज़्यादातर कहते हैं कि भेड़ की पूंछ पर परजीवियों का संक्रमण हो जाता है, इसलिए भेड़ की पूंछ को काट दिया जाता है। और भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना है भाई कि भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम भी कहा जाता है। तो डॉकिंग की क्रिया किस में की जाती है, भेड़ में पूंछ को काटना क्या कहलाता है, डॉकिंग कहलाता है। कब की जाती है, 1 से 2 सप्ताह के मध्य में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों डीबडिंग। डीबडिंग या हम बात करें डी हॉर्निंग। देखिए दोस्तों, डी का मतलब यहां पर क्या होता है, हटाना। बड़ का मतलब क्या होता है, यहां पर हम कहते हैं बड़। बड़ का मतलब होता है छोटी कली का। बड़ का मतलब क्या होता है, छोटी कली का। और यहां पर भी क्या है, डी का मतलब हटाना, और यहां पर क्या है, हॉर्न को, जो सींग होते हैं। या हम कह सकते हैं सिंपल से इसकी परिभाषा में, पशुओं में सींगों को हटाना ही क्या कहलाता है, डीबडिंग कहलाता है। पशुओं में सींगों को हटाना, डीबडिंग या डीहॉर्निंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, पशुओं में सींगों को हटाना ही क्या कहलाता है, डीबडिंग या डीहॉर्निंग कहलाता है। जो डीहॉर्निंग या डीबडिंग की जो उम्र होती है 15 से, हम उम्र की बात कर रहे हैं, पशुओं में किस माह की उम्र पर किया जाता है, 15 से 30 दिन की उम्र, 30 दिन की उम्र पर डीबडिंग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया डीबडिंग। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की हम बात करते हैं डीबैकिंग। नेक्स्ट कौन सी आती है, डीबैकिंग। यहां पर भी देखिए दोस्तों, डी का मतलब होता है हटाना, और बेकिंग का मतलब क्या होता है, चोंच को। यानी कि मुर्गियों में चोंच को काटना, मुर्गियों में चोंच को हटाना या काटना क्या कहलाता है,
डी बेकिंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कि मुर्गियों में चोंच को काटना डी बेकिंग कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं कि मुर्गियों की जो चोंच को काटा जाता है किस पार्ट में काटा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुर्गियों का जो चोंच का ऊपरी हिस्सा, चोंच का ऊपरी हिस्सा, ऊपरी हिस्सा, उसकी हम बात करें 1/4 पार्ट, यानी कि मुर्गियों की जो चोंच का ऊपरी हिस्सा होता है उसे 1/4 पार्ट में काटा जाता है। और चोंच का जो निचला हिस्सा होता है, चोंच का निचला हिस्सा, चोंच का निचला हिस्सा 1.8 पार्ट में काटा जाता है। ठीक है, और मुर्गियों की चोंच को काटने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है, उस उपकरण की हम बात करें। उपकरण यानी कि मुर्गियों की चोंच को काटने के लिए कौन सा उपकरण, डी बीकर उपकरण को काम में लेते हैं। डी बीकर यानी कि चोंच को काटने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है, डी बीकर उपकरण को काम में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1 माह की उम्र में मुर्गियों में हम कह सकते हैं 1 माह की उम्र में मुर्गियों में चोंच को हटाना या काटना क्या कहलाता है, डीबेकिंग कहलाता है, जिसमें चोंच का ऊपरी हिस्सा 1/4 पार्ट में काटा जाता है, चोंच का निचला हिस्सा 1/8 पार्ट में काटा जाता है। और काटने के लिए कौन सा उपकरण यहां पर काम लेते हैं, डीबेकर उपकरण को यहां पर काम में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कहलाता है डीबेकिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीवर्मिंग। देखिए दोस्तों, डीवर्मिंग का मतलब क्या होता है। डीवर्मिंग मतलब जो कर्मी होते हैं, डी का मतलब क्या होता है अभी, हटाना, और वर्म का मतलब क्या होता है, जो कीड़े होते हैं। यानी कि मुर्गियों में, सिंपल सी डेफिनेशन हम यहां पर देंगे, मुर्गियों में पेट व आंतों से कीड़े या कर्मियों को मुक्त करना। मुर्गियों में पेट व आंतों से कीड़े या कर्मियों को मुक्त करना ही क्या कहलाता है, डीवर्मिंग कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, डीवर्मिंग कहलाता है। कि डीवर्मिंग की जो उम्र होती है, फर्स्ट हम बात करें कि शुरुआत में जब कब दी जाती है डीवर्मिंग करने के लिए, इनको जो दवा दी जाती है 4.5 माह पर। कब देते हैं, 4.5 माह पर। इसके अलावा सेकंड डीवर्मिंग जो करवाई जाती है, द्वितीय जो डीवर्मिंग करवाई जाती है, वो कब दी जाती है, 6 माह पर। कितने माह पर, 6 माह पर दी जाती है। इसके अलावा पशुओं में 20 से 22 दिन के अंतराल पर पशुओं को मुर्गी को डीवर्मिंग कराई जाती है। ठीक है, जिससे मुर्गी में पेट और आंतों से जो कृमि होते हैं उनको नष्ट किया जाता है डीवर्मिंग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं, कैनाबोलिज्म। देखिए दोस्तों, कैनाबोलिज्म क्या होता है, ये भी मुर्गियों से रिलेटेड होता है। जब मुर्गियों के शरीर में NaCl, सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है, उस दौरान क्या करती हैं मुर्गियां, एक दूसरे से आपस में लड़कर एक दूसरे को घायल कर देती हैं। वही क्या कहलाता है, कैनाबोलिज्म कहलाता है। मुर्गियां आपस में
एक दूसरे को चोंच मारकर लड़ना या घायल कर देना क्या कहलाता है? कैनाबोलिज्म कहलाता है। ये किसकी कमी से होता है मुर्गियों में? NaCl की कमी से होता है, सोडियम क्लोराइड की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपोनाइजेशन या बदियाकरण क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपोनाइजेशन, या इसको बोलते हैं बदियाकरण। कैपोनाइजेशन या बदियाकरण। ठीक है दोस्तों, कैपोनाइजेशन क्या होता है? मुर्गे में प्रजनन क्षमता को समाप्त करना। मुर्गे में प्रजनन क्षमता को समाप्त करना क्या कहलाता है? कैपोनाइजेशन या बदियाकरण कहलाता है। ये कब की जाती है मुर्गे में? कौन सी उम्र पर की जाती है? 10 माह की उम्र पर। 10 माह की उम्र पर मुर्गे में प्रजनन क्षमता को समाप्त करना ही क्या कहलाता है? कैपोनाइजेशन या बदियाकरण कहलाता है। उद्देश्य क्या है इसका? जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य क्या होता है? अधिक मांस प्राप्त करना। अधिक मांस प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, इसलिए मुर्गे की प्रजनन क्षमता को समाप्त किया जाता है ताकि उनसे अधिक से अधिक मांस की प्राप्ति की जा सके। ठीक है, यही क्या कहलाता है? कैपोनाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की हम बात करते हैं। फ्लैशिंग राशन। देखिए दोस्तों, फ्लैशिंग राशन क्या होता है? फ्लैशिंग राशन की हम बात करते हैं, ये आता है भेड़ से संबंधित, यानी कि जो गर्भित भेड़ होती है, हम कहें गर्भित भेड़ को ब्याने के 3 से 4 सप्ताह पूर्व, 3 से 4 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला, 3 से 4 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला अतिरिक्त आहार, अतिरिक्त आहार क्या कहलाता है? फ्लैशिंग राशन कहलाता है। कैसा राशन कहलाता है? फ्लैशिंग राशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, फ्लैशिंग राशन क्या होता है? किसको दिया जाता है? गर्भित भेड़ को दिया जाता है। ठीक है, ब्याने के 3 से 4 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला जो अतिरिक्त आहार होता है वो क्या कहलाता है? फ्लैशिंग राशन कहलाता है। किसको दिया जाता है? भेड़ को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टीमिंग अप। नेक्स्ट आता है स्टीमिंग अप क्या होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टीमिंग अप की। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है? स्टीमिंग अप क्या होता है? ये किससे रिलेटेड है? गाय भैंस से रिलेटेड है। हम कहें गाय व भैंस को ब्याने के 6 सप्ताह पूर्व, 5 से 6 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला
अतिरिक्त आहार स्टेमिंग अप कहलाता है, स्टेमिंग अप कहलाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए स्टेमिंग अप क्या होता है? गाय व भैंस को ब्याने के 6 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला जो अतिरिक्त आहार होता है वो क्या कहलाता है? स्टेमिंग अप कहलाता है। फ्लैशिंग राशन कौन सा होता है? वो किसको दिया जाता है? गर्भित भेड़ को दिया जाता है। 3 से 4 सप्ताह पूर्व भेड़ को दिया जाने वाला जो अतिरिक्त आहार होता है वो क्या कहलाता है? फ्लैशिंग राशन कहलाता है। और स्टेमिंग अप क्या होता है? किसको दिया जाता है? गाय व भैंस को ब्याने के 6 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला जो अतिरिक्त आहार होता है वो क्या कहलाता है? स्टेमिंग अप कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी डाउन कवर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है डाउन कवर। क्या होता है? डाउन कवर की हम बात करते हैं, यानी कि हम कहें पशु के ब्याने के 15 दिन पूर्व का समय, पशु के ब्याने के, या हम कहें पशु के ब्याने के 15 दिन पूर्व का समय डाउन कवर कहलाता है। क्या कहलाता है? डाउन कवर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जब पशु ब्याने वाला होता है उससे ब्याने के 15 दिन पहले का जो समय होता है, उस 15 दिन के पहले का जो समय होता है वो क्या कहलाता है? डाउन कवर कहलाता है। क्योंकि पशु के ब्याने के 15 दिन पहले उसमें काफ़ी फिजिकल चेंजेस दिखाई देते हैं, जैसे उसका आर्डर का विकास हो जाना, आर्डर के अंदर दूध का उतर जाना, पीछे पेल्विक भाग पर हम देखते हैं रिंकल्स का पड़ जाना, ये सभी चेंजेस वहां पर दिखाई देते हैं और यही क्या कहलाता है? पशु का डाउन कवर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कास्टिंग क्या होता है। नेक्स्ट आता है कास्टिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी होती है वो क्या होती है भाई? कास्टिंग क्या होता है? कास्टिंग होता है पशु को जमीन पर गिराना, कास्टिंग कहलाता है। पशु को जमीन पर गिराना क्या कहलाता है? कास्टिंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कास्टिंग के लिए हम कहें पशु को गिराने के लिए 2 मेथड काम में लेते हैं, 2 विधियां काम में ली जाती हैं। एक तो आती है र्यूफ मेथड। कौन सी आती है? र्यूफ विधि। और दूसरी हम बात करें, दूसरा मेथड कौन सा आता है? बुरलेज विधि। कौन सी आती है? बुरलेज विधि। तो देखिए दोस्तों, पशु को जमीन पर किस लिए गिराया जाता है, कब हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है? या तो मान लीजिए हमें पशु का कोई हॉर्न का एम्पुटेशन करना हो, सींग का विच्छेदन करना हो, या ही कोई शल्य क्रिया करनी हो, इन सभी के लिए पशु को जमीन पर गिराने की आवश्यकता होती है। जब भी हम पशु को जमीन पर गिराते हैं तो हमें मुख्य बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि पशु को किस दिशा में गिराया जाता है या किस साइड से गिराना चाहिए। तो हम कहते हैं कि पशु को हमेशा दाईं साइड से ही गिराना चाहिए, क्योंकि बाईं साइड में क्या होता है? पशु में रोमन होता है, और जब लंबे समय तक पशु रोमन की अवस्था में लेटा हुआ होता है तो पशु में आफरे की जो शिकायत होती है, टिम्फैनी की जो शिकायत होती है वो बनना शुरू हो जाती है, या पशु में हम कहें सामान्य भाषा में पशु में आफरा आने की समस्या बन जाती है। इसलिए पशु को हमेशा दाईं साइड में ही गिराया जाता है। इसलिए हमने कहा कि जो कास्टिंग होता है क्या कहलाता है? कास्टिंग। पशु को जमीन पर गिराना ही क्या कहलाता है? कास्टिंग कहलाता है, जिसके लिए र्यूफ मेथड और ब्रुलेज मेथड को काम में लिया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रोयलर्स क्या होता है और रोस्टर्स क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, दोनों को हम एक साथ ही लिख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रोयलर और रोस्टर्स। देखिए, दोनों की हम बात करें कि दोनों ही जो मुर्गियां होती हैं वो किसके लिए पाली जाती हैं? मांस के लिए पाली जाती हैं।
मांस के लिए पाले जाने वाली मुर्गियां क्या कहलाती हैं? ब्रॉयलर या रोस्टर्स कहलाती है। देखिए दोनों ही जो कंडीशन की हम बात करें, दोनों ही जो मुर्गियां होती है जो मांस के लिए पाली जाती है, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है? दोनों की यदि हम बात करें कि ब्रॉयलर जो मुर्गियां होंगी वो कौन सी होंगी, रोस्टर्स जो मुर्गियां होंगी वो कौन सी होंगी, तो हम बात करते हैं जो ब्रॉयलर्स मुर्गियां होती हैं, हम कहें जो ब्रॉयलर जो मुर्गियां होती हैं या जो 6 से 8 सप्ताह की मुर्गियां, 6 से 8 सप्ताह की मुर्गियां जो किसके लिए पाली जाती हैं? मांस के लिए पाली जाती हैं। किसके लिए पाली जाती हैं? मांस के लिए पाली जाती हैं। वो क्या कहलाती हैं? ब्रॉयलर्स कहलाती हैं। और जो रोस्टर्स जो मुर्गियां होती हैं, रोस्टर्स 9 से 12 सप्ताह की जो मुर्गियां होती हैं, 12 सप्ताह की जो मुर्गियां होती हैं जो किसके लिए पाली जाती हैं? मांस के लिए पाली जाती हैं। देखिए दोस्तों ब्रॉयलर्स और रोस्टर्स में अंतर क्या होता है? दोनों ही मुर्गियां मांस के लिए पाली जाती हैं, यानी कि जो 6 से 8 सप्ताह की जो मुर्गियां होती हैं जो मांस के लिए पाली जाती है वो तो क्या कहलाती हैं? ब्रॉयलर कहलाती हैं। और जो 9 से 12 सप्ताह की जो मुर्गियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं? रोस्टर्स कहलाती है। लेकिन पाली किसके लिए जाती है? दोनों ही मांस के लिए पाली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेयर्स। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लेयर। अंडे उत्पादन के लिए जो मुर्गियां पाली जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लेयर्स मुर्गियां कहा जाता है। यानी कि हम कहें अंडे उत्पादन के लिए, अंडे उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां क्या कहलाती हैं? लेयर मुर्गियां कहलाती हैं। ठीक है, तो अंडे उत्पादन के लिए जो मुर्गियां पाली जाती हैं वो कौन सी मुर्गियां कहलाती हैं? लेयर्स कहलाती हैं। जो मांस के लिए जो मुर्गियां पाली जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? ब्रॉयलर्स मुर्गियां कहलाती हैं। यानी कि आप बात करते हैं कि मुर्गियां जो होती हैं जो अंडा उत्पादन कितने समय में करती हैं? 5 से 6 महीने के बाद में। यानी कि हम कहें अंडा उत्पादन मुर्गियां अंडा उत्पादन प्रारंभ कब करती हैं? 5 से 6 माह की आयु में। 5 से 6 माह की आयु में ही अंडे उत्पादन को क्या कर देती हैं? प्रारंभ कर देती हैं। और 72वें सप्ताह में, 72वें सप्ताह में मुर्गियां अंडा देना बंद कर देते हैं। या हम कहें 72वें सप्ताह के बाद जो मुर्गियां होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? बूढ़ी हो जाती हैं, जिसको ब्रूडी हेन भी कहा जाता है। क्या हो गया जाता है भी? ब्रूडी हेन। यानी कि ऐसी मुर्गियां जो अंडे देना बंद कर देती हैं उन मुर्गियों को क्या किस नाम से जाना जाता है? ब्रूडी हेन के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो क्या होती हैं? लेयर्स मुर्गियां किसके लिए पाली जाती हैं? अंडे उत्पादन के लिए पाली जाती हैं। मुर्गियों अंडा देना, अंडा उत्पादन जो प्रारंभ करती है कितने माह की आयु पे करती है? 5 से 6 माह की आयु पे प्रारंभ करती है। 72वें सप्ताह में क्या करती है मुर्गियां? अंडा देना बंद कर देती हैं। यानी कि हम उनको कहते हैं बूढ़ी मुर्गियां या फिर ब्रूडी हेन उनको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, टर्मिनोलॉजी की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आती है एनिमल हस्बेंड्री के दौरान, टीजर बुल। और इसके अलावा हम दोनों को साथ ही पढ़ते हैं, टीजर बुल और बुलक दोनों में अंतर क्या होता है वो भी हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं टीजर बुल क्या होता है।
यानी कि नसबंदीकृत नर पशु। टीजर बुल क्या होगा? नसबंदीकृत नर पशु, नसबंदीकृत नर पशु क्या कहलाता है? टीजर बुल कहलाता है। इसमें पशु की जो शुक्रवाहिनी जो नलिका होती है, हम इसको कह सकते हैं पशु की शुक्रवाहिनी नलिका। शुक्रवाहिनी नलिका को काट दिया जाता है, शुक्रवाहिनी नलिका को काट दिया जाता है या वैसेक्टोमी कर दी जाती है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो टीजर बुल होता है इसका जो उपयोग है, हम इसका उपयोग की हम बात करते हैं। टीजर बुल का जो उपयोग होगा वो कहाँ पे किया जाता है? अभी टीजर बुल का उपयोग जो मादा पशु होते हैं, मादा पशु में हिट का पता लगाने के लिए टीजर बुल का उपयोग किया जाता है। मादा पशु में हिट या इसे क्या कहेंगे? ताव का पता लगाने के लिए टीजर बुल का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि टीजर बुल क्या होता है? अभी नसबंदीकृत नर पशु होता है। इसमें जो पशु की जो शुक्रवाहिनी जो नलिका होती है उसको काट दिया जाता है या हम कहें उसकी वैसेक्टोमी कर दी जाती है। इसका जो उपयोग होता है मादा पशु में हिट या ताव का पता लगाने के लिए टीजर बुल का यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है बुलक। क्या होता है? बुलक की हम बात करें नेक्स्ट हम बात करते हैं बुलक। देखिए बुलक क्या होता है? बधियाकृत किया हुआ नर पशु, बधियाकृत किया हुआ नर पशु। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस जो पशु का जो लैंगिक लक्षण होते हैं, लैंगिक जो अंग होते हैं उनको ही समाप्त कर दिया जाता है। जैसे हम कहें पशु के लैंगिक अंगों को ही समाप्त कर दिया जाता है। पशु के लैंगिक अंगों को ही समाप्त कर दिया जाता है या उसके अंडकोश को ही समाप्त कर दिया जाता है। ऐसा पशु क्या कहलाता है? बुलक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब इस पशु का जो यूज है वो कहाँ पर किया जाता है? उपयोग कहाँ काम में लिया जाता है? इस प्रकार के पशु का जो उपयोग है वो या तो हमें एग्री पर्पज के रूप में कृषि कार्यों में, खेती में जुताई करने के लिए, या हम कहें जुताई हेतु इसको काम में लेते हैं, या इसके अलावा हम बात करें अधिक मांस की प्राप्ति के लिए, या फिर इस प्रकार के पशु की हम बात करें जो अधिक बोझा ढोने के रूप में, बोझा ढोने के रूप में इस पशु का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बात कर रहे हैं कि टीजर बुल में और बुलक में क्या अंतर होता है। पहले हमने कहा कि टीजर बुल क्या होता है? अभी नसबंदीकृत नर पशु क्या कहलाता है? टीजर बुल कहलाता है। यूज कहाँ करते हैं? अभी जो मादा पशु होती है उसके में हीट का पता लगाने के लिए, ताव का पता लगाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। बुलक की बात करते हैं, बधियाकृत किया हुआ जो नर पशु होता है, ठीक है, कास्टेड जो किया हुआ जो नर पशु होता है, इसमें पशु के लैंगिक अंगों को ही समाप्त कर दिया जाता है या हम कहीं अंडकोश को ही समाप्त कर दिया जाता है। ऐसे पशु का जो यूज होता है एग्री पर्पस के रूप में, जुताई के रूप में काम में ले सकते हैं या बोझा ढोने के रूप में इस प्रकार के पशु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की हम बात करते हैं कि डम्ड पेल क्या होता है। नेक्स्ट आता है,
डम्प्ड पेल। देखिए दोस्तों, डम्प्ड पेल क्या होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं कि दूध संग्रहण के लिए, दूध संग्रहण के लिए छोटे मुंह की बाल्टी, दूध संग्रहण के लिए छोटे मुंह की बाल्टी क्या कहलाती है, डम्प्ड पेल कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोमिंग क्या होता है। ग्रोमिंग या इसको बोलते हैं खुरहरा। पशुओं की त्वचा, देखिए ग्रूमिंग को देखते हैं, ग्रूमिंग क्या होता है, पशुओं में त्वचा व बालों को ब्रश से साफ करना क्या कहलाता है, ग्रूमिंग या खुरहरा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ग्रूमिंग क्या कहलाता है, पशुओं में त्वचा और बालों को ब्रश से साफ करना ही क्या कहलाता है, ग्रूमिंग या खुरहरा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की हम बात करते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है ग्रिट। देखिए ग्रिट क्या होता है, ग्रिट की हम बात करें तो संगमरमर या मार्बल के छोटे टुकड़े, मार्बल के छोटे टुकड़े जो मुर्गियों को खिलाए जाते हैं, मुर्गियों को खिलाए जाते हैं, मुर्गियों को खिलाए जाते हैं ताकि उनकी पाचन शक्ति, ताकि उनकी पाचन शक्ति अच्छी बनी रहे। ठीक है, क्योंकि जो ये टुकड़े होते हैं कैल्शियम से भरपूर होते हैं, उनके शरीर में कैल्शियम की पूर्ति करते हैं। इन जो संगमरमर के, जो मार्बल के जो छोटे टुकड़े होते हैं, इनको जो पीसना, आटा चक्की की तरह जो पीसने का जो काम करता है वो कौन करता है, गिजाड़ करता है। कौन करता है, गिजाड़ करता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मुर्गियों को संगमरमर या मार्बल के छोटे टुकड़े जो मुर्गियों को क्या करते हैं, खिलाए जाते हैं ताकि उनकी पाचन शक्ति अच्छी बनी रहे, ताकि इनमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। इन टुकड़ों को जो पीसने का काम कौन करता है, गिजाड़ करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैथेटर। कैथेटर क्या होता है, तो दोस्तों नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आती है, कौन सी आती है, कैथेटर। कैथेटर क्या होता है अभी, एक रबड़ की नलिका होती है जिसके माध्यम से कहाँ लगाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में लगाई जाती है। किसके लिए लगाई जाती है, रुके हुए मूत्र को बाहर की तरफ निकालने के लिए। हम कहें रुके हुए मूत्र को बाहर निकालने के लिए कैथेटर को काम में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कैथेटर का क्या यूज हो गया, एक रबड़ की नलिका होती है जिसको कहाँ यूज लेते हैं, यदि क्या होता है ज़्यादातर तो
कोई भी जैसे सीजरियन सेक्शन करते हैं, पशुओं की भी हम बात करें, मुर्गियों की हम बात करें, शल्य जब क्रियाएं की जाती है तो अक्सर क्या होता है, मूत्र का निष्कासन रुक जाता है। तो रुके हुए मूत्र को बाहर निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है, कैथेटर को यहाँ पर काम में लिया जाता है। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास थी, आज की क्लास में हमने देखा कि एनिमल हस्बेंड्री में हम किसका अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है, कि एनिमल हस्बेंड्री होती क्या है और उसके अंदर आने वाली जितनी भी बेसिक टर्मिनोलॉजी थी उन सभी टर्मिनोलॉजी के बारे में आज हमने चर्चा की है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इसके कृषि से रिलेटेड होने वाले जो मिनिस्टर्स होते हैं कि कृषि से रिलेटेड मिनिस्टर कौन कौन है। मिनिस्टर्स की हम बात करते हैं, कृषि से रिलेटेड जो मंत्री होते हैं वो कौन कौन है। हमारी बेसिक नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए, केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री, केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमने बात की केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। इसके अलावा हम बात करते हैं राजस्थान कृषि मंत्री की, राजस्थान कृषि मंत्री कौन है, लालचंद कटारिया। या फिर हम सभी के देखते हैं राजस्थान कृषि मंत्री या फिर पशुपालन विभाग, पशुपालन विभाग, या हम कहें मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन विभाग मंत्री कौन है, लालचंद कटारिया, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी बेसिक नॉलेज के लिए है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो मिनिस्टर हैं उनके नाम। केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। और राजस्थान कृषि मंत्री, पशुपालन विभाग मंत्री, मत्स्य पालन विभाग मंत्री कौन है, लालचंद कटारिया, ठीक है दोस्तों। ये हमारी बेसिक नॉलेज के लिए था थोड़ा सा, ठीक है। तो आज हमने चर्चा की एनिमल हस्बेंड्री की जो पहली क्लास है। एनिमल हस्बेंड्री की पहली क्लास में हमने क्या अध्ययन किया भाई, एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन के बारे में, उसमें शामिल होने वाली जितनी भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है उन सब के बारे में आज हमने अध्ययन किया है, ठीक है दोस्तों। इसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट टॉपिक पे मिलने वाले हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।